So today students we are going to discuss about the Werner's coordination theory. Werner coordination theory basically हमें एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी करके उसके रिगार्डिंग हमें थ्योरी दी इन ईयर 1892। तो वर्नर ने बेसिकली कुछ कंपाउंड्स को स्टडी किया विच आर मेड अप ऑफ कोबाल्ट, क्लोरीन एंड अमोनिया, कोबाल्ट, क्लोरीन एंड अमोनिया। और उन्होंने पाया कि जब कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया के वेरियस कंपाउंड्स बनाए गए तो उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज डिफर करी जब नंबर ऑफ एटम्स या ये कह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स वेरी करे एक सिंपल ही कंपाउंड के अंदर। कहने का मतलब था, सपोज एक एग्जांपल लें, कोबाल्ट Cl3.6NH3 यानी कि एक कोबाल्ट का एटम, 3 क्लोरीन के एटम और 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जब लिए गए तो उस कंपाउंड का कलर था ग्रीन। लेकिन जैसे ही येलो, फर्स्ट केस में येलो, जब 6 अमोनिया थे येलो, उसके बाद एक अमोनिया कम किया गया तो कोबाल्ट, 3 क्लोरीन और 5 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स जब स्टडी किए गए, उनको इकट्ठे बना के कंपाउंड स्टडी किया गया तो कलर आया पर्पल। देन 1 मोर अमोनिया इज बीइंग शॉर्टन्ड, यानी कि एक और अमोनिया कम किया तो कोबाल्ट, 3 क्लोरीन और 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स दिए गए तो कलर आया ग्रीन। यानी कि अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक ही तरह के सब्सटेंस जैसे कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया का ही बना हुआ कोई कंपाउंड जो है वो अपने कलर को यानी कि अपनी प्रॉपर्टीज को डिफर शो कर रहा है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर्नर गेव अस द थ्योरी दैट इज कॉल्ड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के अंदर उन्होंने हमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल एटम, आप सब जानते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कौन कौन अवेलेबल होगा, काउंटर आयन अवेलेबल होता है, एक मेटल एटम अवेलेबल होता है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, और साथ में अवेलेबल होते हैं लिगेंड्स। तो अब आपने याद रखना है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के लिए कि जो मेटल एटम है दैट बेसिकली एग्जिबिट 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसीज जो हैं दे आर आयोनाइजेबल, ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। और टर्मिनोलॉजी में आजकल मॉडर्न हम प्राइमरी वैलेंसी को वर्ड देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर और सेकेंडरी वैलेंसी को वर्ड देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां तक क्लियर हुआ? तो लेट्स सपोज आपको फाइंड करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। हम कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वही एग्जांपल K4PtCl6 ले लेते हैं बुकल, ठीक है जी। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है आपका, ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनियम, ठीक है। अब अगर आप इसको डिसोशिएट करेंगे तो ये अपनी, ये वाला जो कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी है ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, रिजल्टिंग टू फॉर्म 4K पॉजिटिव आयन प्लस PtCl6 से 4 नेगेटिव आयन। अब ये हुआ आपका काउंटर आयन जो बाहर अवेलेबल था। काउंटर आयन इज बेसिकली अवेलेबल टू सेटिस्फाई द चार्ज ऑफ योर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का टोटल चार्ज 4 नेगेटिव आयन है तब। अब आपको अगर अपने मेटल का, सपोज प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो प्लेटिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर लेट्स सपोज कर लीजिए X, प्लेटिनियम के बाद क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है तो X - 6 इक्वल टू -4। सो यू कैन सी X इक्वल टू -4 + 6 कैन बी रिटन एज +2। तो यानी कि ये हुआ ऑक्सीडेशन नंबर आपकी एज अ प्राइमरी वैलेंसी प्लेटिनियम का। और जो वेरी कर सकता है, डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको पता है प्लेटिनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके N-1d के पार्शली फील्ड और NS के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये रीजन भी आपने दिमाग में रखना है। अब बात आती है कि सर ये क्या है, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखिए यहां पे भी प्लेटिनियम के साथ 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं और इवन आयन फॉर्म में भी प्लेटिनियम के साथ 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जो नॉन आयनाइजेबल है, जो नहीं टूट रहा है, तो वो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी कि लिगेंड कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, या फिर ये कह लीजिए लिगेंड कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है विद द सेंट्रल मेटल एटम, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आयनाइजेबल और कोऑर्डिनेशन नंबर नॉन आयनाइजेबल होगा।
So in second postulate, the coordination number they are named as secondary valencies. तो secondary valency जो है for a central metal atom are always fixed, यानी कि जो coordination number होगा वो एक particular central metal atom के लिए, एक metal के लिए हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है, एक particular coordination compound का, ये ध्यान रखिएगा। Now third postulate, metal tends to satisfy its primary as well as secondary valencies. मेटल जो है वो हमेशा अपनी दोनों तरह की वैलेंसी यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। कैसे? प्राइमरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिवली चार्ज आयंस। क्यों? क्योंकि सर प्राइमरी वैलेंसी है किसकी? मेटल की, और मेटल के ऊपर चार्ज कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज को मेटल सेटिस्फाई करेगा बाय नेगेटिवली चार्ज आयन, जिसको आपने काउंटर आयन कहा था। वेयर एज द सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस, न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस। इन सम केसेस पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स आर आल्सो देयर। आपको पता है न्यूट्रल जैसे वाटर, अमोनिया, ठीक है, बहुत सारे कार्बोनिल जैसे आपने कंपाउंड स्टडी किए हैं लिगेंड्स में। नेगेटिव आयंस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, हैलाइड आयन, OH नेगेटिव आयन, दे ऑल आर द नेगेटिव आयंस। और उसके बाद पॉजिटिव केस के अंदर आपने हाइड्रोजीनियम आयन स्टडी किया था, नाइट्रोसोनियम NO पॉजिटिव स्टडी किया है, NO2 पॉजिटिव स्टडी किया। पर ये याद रखिए कि इन केस ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज आयन और अ लिगेंड, जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो अदर एटम होगा एज कंपेयर टू दैट एटम विच हैज अ पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो नहीं, उससे दूसरा एटम जो उस लिगेंड के अंदर अवेलेबल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है टू द सेंट्रल मेटल एटम। सेकेंडरी वैलेंसीज जिसको आपने कोऑर्डिनेशन नंबर कहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसीज आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन द स्पेस। स्पेस के अंदर जो सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने बताया उसके ऊपर जो लिगेंड्स आएंगे दे आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन। एक पर्टिकुलर पोजीशन की तरफ वो डायरेक्ट करेंगे इन अ स्पेस, जिसकी वजह से वो हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री गाइड करेंगे या बताएंगे, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, जो कि डिटेल में हम लोग इस चैप्टर के अंदर ही स्टडी करेंगे। तो वर्नर सर ने बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया, कोबाल्ट, क्लोरीन और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स लिए और उनको रिएक्ट करके जब कंपाउंड्स को बनाया तो उन्होंने देखा कि अलग अलग तरह के कलर के कंपाउंड्स बन रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, जब COCl3.6NH3 है तो येलो कलर, अगर 5NH3 है तो पर्पल, 4 है तो ग्रीन, 3 है तो वायलेट है। तो ऐसा क्यों हुआ, और उसके बेस पे ही उन्होंने हमें प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट दिया। तो उन्होंने क्या किया, हर एक केस के अंदर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन पोर किया, जिसकी वजह से वहां पे सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन होने शुरू हुए, और जहां पे सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल हुए तो उनके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया गया। तो इन्होंने क्या पाया कि COCl3.6NH3, बोले तो मैं अब कलर के हिसाब से बोलूंगा, येलो कलर का जो कंपाउंड था उसने 3 सिल्वर क्लोराइड जो है उसके मोल्स को सेटल डाउन किया, यानी कि यहां से डिसोशिएट हुए होंगे डेफिनेटली 3 क्लोराइड आयन। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CONH3, CO इज कोबाल्ट, NH3 होल 6 और 3 क्लोरीन जो आयनाइजेबल होंगे वो बाहर। तो यही आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहां पे जो बाहर आ रहे हैं वो आयनाइजेबल थे, वो ऑक्सीडेशन नंबर की वजह से आते थे, उनको सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव चार्ज आता है और वो नेगेटिव चार्ज आयनाइजेबल होता है। यहां पे पॉइंट क्लियर हुआ। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो फिक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होने की वजह से हर केस के अंदर अभी आपको दिखाया जाएगा कि कोबाल्ट जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को ही फॉलो करेगा। तो यानी कि यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि कोबाल्ट ने 6 बॉन्ड पेयर, 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है यानी कि 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिए होंगे फ्रॉम अमोनिया। तो लेट्स सपोज हम उसको बनाते हैं विद ब्लैक पेन, ऐसे आप 6 बना दीजिए। ठीक है पुत्र, ये बन गया। अब जो 3 क्लोरीन है वो इनके साथ, कोबाल्ट के साथ जुड़े होंगे बाय सिंपल आयनिक बॉन्ड। तो वो हम रेड पेन से दिखा देते हैं, कहीं पे भी शो करके। सपोज 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन और एक तीसरा क्लोरीन, कहीं पे भी शो करते हैं। ठीक है जी। अब ये आयनाइजेबल है और जो ब्लैक पेन वाले हैं वो नॉन आयनाइजेबल हैं। ठीक है।
तो अब इस कंपाउंड के अंदर क्या बना होगा, इस कंपाउंड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो फॉर्मूला जो है यानी कि 2 AgCl बनने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि सर टोटल 2 ही क्लोरीन एटम्स बाहर होंगे पुत्र। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आप यहां पे देखिए 5 अमोनिया और 1 क्लोरीन है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर फिर 6। और अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप चेक करेंगे वो वेरी कर जाएगा, +2 आएगा। यहां पे +3 था, यहां +2 आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हुआ होगा, हम दोबारा से ब्लैक पेन से लेते हैं। तो कोबाल्ट इसने 5 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ सबसे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, बन गए जी। ठीक है पुत्र, अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो क्लोरीन के साथ भी बना रहा है, क्लियर है। अब कोबाल्ट यहां पे 2 क्लोरीन के साथ बाहर बनाएगा, लेट्स सपोज कर लीजिए आपका आयनिक बॉन्ड, और 1 क्लोरीन जो है ये वाला क्लोरीन वो एक्ट करेगा एज लिगेंड एज वेल एज काउंटर आयन, दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है जिसकी वजह से ये नॉन आयनाइजेबल है और सिर्फ 2 सिल्वर क्लोराइड मॉलिक्यूल्स ही डिसोशिएट होके आ रहे हैं। इस केस के अंदर एक ही क्लोरीन आएगा और इस केस के अंदर कोई भी आयन डिसोशिएट होके नहीं आएंगे, जिसकी वजह से कोई भी सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट सेटल डाउन नहीं हुए होंगे। तो इस कंसेप्ट के बेस पे हमें वर्नर सर ने थ्योरी दी थी दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड must have a central metal atom and that central metal atom has 2 type of valencies, primary valency and secondary valency। primary valencies को satisfy किया जाता है by negatively charged ion और secondary valencies को satisfy किया जाता है by neutral और by negatively charged ions and in some case positively charged ions also। So in this case अगर आप एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को रिएक्ट करवाते हो विद दीज कंपाउंड जो नीचे गिवन है, तब कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट होंगे ये आपसे पूछा गया है। तो आपने यहां ध्यान रखना है कि सिल्वर नाइट्रेट तो एक्सेस में अवेलेबल है, लेकिन सिल्वर क्लोराइड बनाने के लिए कम से कम एक सिल्वर क्लोराइड के लिए 1 क्लोरीन आयन अवेलेबल होना चाहिए फॉर अ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तभी वो सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। तो अब आपको फाइंड करना है बेसिकली आयनाइजेबल क्लोरीन आयंस। तो इस केस के अंदर आपको इनका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली आना चाहिए। कुछ याद कीजिए, कुछ समझ लीजिए कि प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, या ये ज्यादातर प्लेटिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले बनाता है। और हमारे सिलेबस में जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आएंगे वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 वाले होंगे। तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 को पूरा करने की कोशिश करें और फिर देखें कि बाहर कितने क्लोरीन आ सकते हैं। जितने क्लोरीन बाहर आएंगे उतने मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो प्लेटिनियम का 4 अमोनिया अंदर, 2 क्लोरीन बाहर आ गए, तो 2 मोल्स AgCl के सेटल डाउन हो गए। निकल 6 अमोनिया 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना रहा है, कोऑर्डिनेशन इंटाइटिटी बना रहा है और 2 क्लोरीन बाहर, तो 2 AgCl। यहाँ पे PtCl4.2HCl ये बेसिकली H2PtCl6 है, H2PtCl6। हाइड्रोजन एज अ लिगेंड यूज नहीं होता, वो एज अ काउंटर आयन यूज होगा। एज एन एसिड होता है तो वो बाहर रहेगा। तो अंदर 6 के 6 क्लोरीन प्लेटिनियम के बिजी हो जाएंगे टू मेक अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ पे कोई भी आयनाइजेबल आयन नहीं है, यानी कि क्लोरीन बाहर नहीं आ रहा। अगर क्लोरीन बाहर नहीं आ रहा है तो ये नॉन आयनाइजेबल हो गए। क्लोरीन के लिए बात किया जा रहा है बिकॉज हमें AgCl प्रेसिपिटेट करके दिखाना है। अब आप आ जाइए PtCl2.2NH3 में। अब प्लेटिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 फाइंड करना है। तो अगर 4 रखेंगे तो भैया 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन अंदर चले गए। अगर ऐसा होगा तो अगेन कोई भी नॉन आयनाइजेबल क्लोरीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नॉन आयनाइजेबल क्लोरीन इज नॉट अवेलेबल, सॉरी नॉन आयनाइजेबल क्लोरीन है तो क्लोरीन हमारे पास आयनाइजेबल अवेलेबल नहीं है, तो AgCl नहीं बनेगा। क्लियर हो गया। कंपेयर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब याद रखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस तब होगी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तब अवेलेबल होगी जब आयंस अवेलेबल हों, जब आयंस अवेलेबल होंगे। और लेट सपोज ये अगर कंपाउंड है तो इस केस के अंदर कितने आयंस अवेलेबल है सर? एक तो कोऑर्डिनेशन आयन अवेलेबल होगा आपका,
ठीक है उत्तर 3 पॉजिटिव प्लस 3 क्लोरीन नेगेटिव आयन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, एक ये और 3 क्लोराइड आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए पुत्र, नंबर ऑफ आयन्स यहाँ पे कितने हुए 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ये आयनाइज होगा तो ये कंपाउंड बनाएगा CONH3 5Cl2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव आयंस, यानी कि एक ए और 2 ए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस 3। यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस आपके सामने है 2 बनेंगे। एक कॉम्प्लेक्स आयन और एक काउंटर आयन, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस 2। अब डेफिनेटली जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। अब अगर आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड नंबर दें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस फर्स्ट में है, फिर सेकंड में है और फिर थर्ड में है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्स्ट की सबसे ज्यादा, सेकंड की और फिर सबसे कम होगी थर्ड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज देयर, ये इलेक्ट्रोलाइट है जिनमें करंट कंडक्ट करता है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज देयर। तो आप कहेंगे यहाँ पे 1:3 की रेशियो में, ये 1:3 की रेशियो में इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है, तो ये 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हुआ। इसको स्टडी करोगे आप 1:2 हो गया, तो 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया, यहाँ पे 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन आपने स्टडी कर लिए, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंपेयर करना, एक विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज देयर, कौन से टाइप का इलेक्ट्रोलाइट अवेलेबल है आपके पास, और तीसरा किसमें कितने आयंस प्रेसिपिटेट हो सकेंगे। सो ये कंसेप्ट आपके वर्नर थ्योरी को कंप्लीट करते हैं।